हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज मैं हिंदी की एनसीईआरटी रिमझिम बुक से क्लास 5 की पाठ 8वीं की मीन्स चैप्टर 8 की वो भी क्या दिन थे उसके प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इसका प्रश्न उत्तर अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से सोचो। कुछ प्रश्न हैं जो कि सोचने के लिए कहा गया है। जैसे कि पहला प्रश्न, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? आपको क्या लगता है? उसमें बताया गया था कि किताब जो है वो बहुत पुरानी है, पहले ज़माने की है। तो उत्तर, यह वह किताब सदियों पहले छपी होगी। प्रश्न 2, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो रोहित को लगा था कि इस तरह से किताबों में पढ़ने से एक बार पढ़कर बेकार हो जाती होगी किताब, तो पुस्तकें बहुत ही बर्बाद हो जाती होगी। तो क्या सच में ऐसा होता है? उत्तर, वे ही पुस्तकें बर्बाद होती है जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले से बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती है और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती है। अगर आप लोग भी अपना किताब, चाहे वो स्कूल का हो, पढ़कर आप लोग और किसी को दे देते हैं गिफ्ट पैक में कि दूसरा फिर कोई यूज़ करता है, तो वो बेकार नहीं होती है। प्रश्न 3, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? तो आपको पहले ही बताया था कि ये सारे प्रश्न आपको सोचने के लिए दी गई है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप इनमें से कौन सा किताब पसंद करोगे, टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली या हाथ में लेकर किताब पढ़ने वाली? उत्तर, मैं कागज़ के पन्नों की किताब पसंद करूँगा, क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किश्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि जो अगर हाथ में हमारे पास किताब है, हमने किताब खरीद रखी है, तो हम उस किताब को कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो एक पेज पढ़ लें, चाहे तो अगर समझ में नहीं आया तो उस पेज को बार बार पढ़ लें। लेकिन अगर टेलीविज़न में चलते ही जाएगी बुक, तो हम उसको रिवाइंड करके फिर अलग से समझ नहीं पाएंगे। प्रश्न 4, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। हाँ, हमारे यहाँ पे भी जो एक पेड़ के पत्ता है, खासी गज का जो पत्ता है, उसमें बनाया जाता था। उसका एक किताब अभी भी है जो जिसमें कि पूजा की जाती है। तो उसी तरह से आप लोग के यहाँ पे भी कुछ होगा, जैसे कि कागज़ से पहले की छपाई पत्तों, ताम्र पत्तों और लकड़ी पत्थर पर हुआ करती थी। प्रश्न 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? उत्तर, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं, अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। पढ़ाने के क्रम में यदि वे हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं। कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होंगी। ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है। मशीन को देख देख कर पढ़ना इतना अच्छा नहीं भी लग सकता है, क्योंकि टीचर जब क्लास में खुद पढ़ाए, कभी पीटेंगे, मारेंगे, कभी पूछेंगे प्रश्न के उत्तर, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम
ये दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। इस उत्तर को स्वयं करने के लिए कहा गया है। अभी आप लोग अपने जीवन के बारे में सोचकर कि उस समय ऐसा था और आजकल ऐसा हो रहा है। कुछ साल पहले 2 साल पहले तक हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे। आज हम लोग घर में पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देखकर या फिर ऑनलाइन में। या फिर जो बड़े हैं वो भी सोच सकते हैं कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग पैदल जाते थे या दौड़ के स्कूल तक पहुंचते थे, और आजकल के बच्चे बस में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, मम्मी पापा छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा भी। तो इसके लिए आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को घर में बड़ों से बातचीत कीजिए। कल, आज और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। ये चैप्टर जो है 1967 की है, तभी उन लेखक ने इसको कल्पना करके कि मशीन के द्वारा पढ़ाई जाएंगे बच्चों को, उन्होंने लिखी थी। तो अब आप कल्पना कीजिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे कि पेन कैसी होगी, घड़ी कैसी होगी, टेलीफोन या मोबाइल कैसी होंगी, टेलीविज़न कैसी होंगी, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं करो। ये मैंने आपको स्वयं करने के लिए कहा है ताकि आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़े और खुद जो सोचते हैं वैसा लिख सके। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। अगर आपके घर में आपके पापा के पापा, दादाजी, नानी जी, नाना जी कोई भी हैं या परदादा, तो उन्हें पूछिए कि सालों पर पहले ये कैसे दाम में मिलते थे, जैसे कि आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। वस्तुओं के नाम एक कॉलम में लिखिए। 20 साल पहले इनकी कीमत, आपसे 20 साल कोई बड़ा है उनसे आप बात कीजिए, अब इनका दाम। तो आलू जो है, अब मैं खुद भी 40 इयर्स की हूँ, तो मैं 20 साल पहले आलू 2 रुपया 3 रुपये ऐसे में भी मिलता था। 50 से 75 पैसे प्रति किलोग्राम भी मिलता था। किसी जो आपके पापा है अगर बताए तो इतने में मिलता होगा। 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम में अब इनका दाम है। हमारे यहाँ पर 15 से 20 रुपये तक की आलू का दाम है। तो हर जगह में अलग अलग होती है, ये भी आप लोग बातचीत कीजिए। जैसे लड्डू 10 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी, तो अभी 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। शक्कर 3 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अभी 30 से 32 रुपये, अभी तो 32 से भी बढ़ के 42-45 तक हो गई है। दाल 4 से 5 रुपये अगर पहले थी, तो अभी 100 से 150 रुपये की दाल मिलती है। चावल अगर 5 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम थी, तो अभी 25 से शुरू होके जितना दाम तक जाए उतना तक की आपको मिल जाते हैं। दूध 4 से 5 रुपये प्रति लीटर थी, तो अभी 32 से 38 कहाँ, अभी 60-70 इतने में 1 लीटर मिल जाती है। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में मनोरंजन के लिए, तो सार्वजनिक यानी कि सामूहिक, ओके, सार्वजनिक यानी कि सभी बहुत सारे अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसा हम लोग व्यवहार, उनसे हमें मदद क्या मिलती है। तो हम लोग व्यक्तिगत जीवन में कंप्यूटर को मनोरंजन के लिए, रेल टिकट कटाने के लिए, संदेश भेजने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। कुछ जानकारियाँ देने वाली कुछ भावनाएं। हम लोग नीचे वाले में चले गए थे। अब सार्वजनिक वे में हम लोग कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी को ऑनलाइन एडमिशन करना हो,
किसी को कुछ लेटर छापनी हो, किसी को अपना हाथ से लिखा हुआ किताब को छापना हो, तब भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और बैंक वगैरह में सबका डिटेल्स बैंक में कंप्यूटर में रहता है, तो इस तरह से सार्वजनिक वे में भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको दो भाग में बांटने हैं, एक जानकारियाँ देने वाली, दूसरे भावनाएं। जैसे कि संदेश हमें कुछ भी बात की जानकारी देती है। वैसे ही फ़ोन जो है वो हमें जानकारी देती है। चित्र जो है वो भावनाओं को समझने में हमें सहायता करती है। फैक्स मशीन में हमारे क्या होता है कि फैक्स मशीन में यहाँ कुछ लिख के डाला और उधर जाके निकल जाती है, तो जानकारी देती है। अभिनय हमें भावनाएं, अपने मन के भावनाओं को उभारने में सहायता करती है। विज्ञापन हमें जानकारी देती है। मोबाइल हमें जानकारी देती है। इंटरनेट हमें बहुत सारी जानकारियाँ देती है। रेडियो हमें जानकारी देती है। नोटिस हमें जानकारी देती है। किसी बात में अगर हमें कोई जानकारी देनी होती है तो हम लोग नोटिस लिखते हैं। टीवी हमें जानकारी देती है। तार यानी कि टेलीग्राम, वो भी हमें जानकारी देती है। नृत्य के हाव भाव, ये हमारे भावनाओं को प्रकट करती है। संकेत भाषा भावनाओं को प्रकट करती है। मोबाइल संदेश भावनाओं को प्रकट करते हुए हम लोग मोबाइल में कोई संदेश लिखते हैं। इश्तहार यानी कि वही हो गया एडवर्टाइजमेंट, तो वो हमें जानकारी देती है। ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा प्रेषण होता है, आगे उनके आगे ऐसा निशान का लगाओ। दो तरफा संवाद के चीज़ों के आगे इस तरह का निशान लगाओ, वो तुम खुद से कर लेना। अगर जैसे कि हमें इश्तहार हमें जानकारी भी देती है और हम लोग अपने मन की बात भी उसमें डाल सकते हैं, है ना। और तार जो है हम लोग इसमें भावनाओं में लिखा है, मैंने आपको जानकारी में लिखी थी। तार दोनों हो सकते हैं, जो भेजता है वो अपनी भावनाओं को भेजता है, जिसे मिलता है उसे वो जानकारी देती है। इसी तरह से आप लोग कीजिए। तुम्हारी डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? ऐसी कई डायरियां हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज, जो कि उन्होंने जेल में रहते हुए लिखना स्टार्ट किया था, और एन फ्रैंक की डायरी, और भी कई है। कोई हमारे राइटर्स ने डायरी लिखी थी जो कि अब छप चुकी है। भवेंद्रनाथ सैकिया की डायरी, कई डायरियां हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अपनी डायरी में मैं अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और दोस्तों के बारे में लिखूंगा। अगर अभी आप लिखते हैं कि आप दैनंदिन क्या कर रहे हैं, तो उसको बाद में बड़े होकर अच्छा लगेगा पढ़ने में। कैसे टाइम अलग अलग होते जाते हैं, सब काम अलग अलग हो जाते हैं, डायरी पढ़ने से ये भी पता चलती है। शिक्षक शिक्षिकाएं कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्वभाव के हैं, विद्यार्थियों के साथ उनका कैसा तालमेल है, आदि तमाम बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। और हाँ, क्लास में मेरे कितने साथी हैं, कौन मेरा सबसे प्रिय साथी है, कौन मेरी मदद करता है, आदि बातें भी डायरी में लिखी जाएंगी। तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, स्कूल में। एक बात तो है कि फिल्में, अगर आपने पुराने ज़माने की फिल्में देखी और आजकल की देख रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ा है। आजकल फ़िल्मों में मोबाइल यूज़ करते हैं, पहले फ़िल्मों में टेलीफोन यूज़ होता था। आजकल जिस तरह का रहन सहन हो गया है उस तरह की फ़िल्में होती है, और पहले थोड़ा अलग हुआ करता था। फिल्मों में और अधिक हिंसा का बोला बोल होगा, नाच गाने भी अधिक देखने को मिलेंगे, कहानियाँ खोखली होंगी। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं।
गांव की हालत में सुधार होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे और शिक्षा का प्रसार होगा, किसान अत्याधुनिक मशीनों से खेती करेंगे, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, काफ़ी हद तक वे अच्छा जीवन जिएंगे। तुम्हारी परिचित किसी नदी में प्रदूषण बढ़ेगा, नदियों में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ ही रहे हैं। स्कूल में कंप्यूटरों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, खेल का मैदान बड़ा होगा, बच्चों को हर तरह का खेल खेलने का मौका दिया जाएगा। था, है, होगा। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में ये क्या इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है, ऐसा क्यों है? 2155 अभी 20 चल रहा है और जब 10 साल बाद 2155 आएगी। कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है जो 2155 के पहले भूतकाल घटित हुई है। 2 प्रश्न दूसरा, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। आप जब छोटे थे तो आपको किस बात को लेकर ज़्यादा डर लगा होगा? मैं जब छोटा था तो घर में अकेले रहने से डरता था। एक बार मम्मी को किसी ज़रूरी काम से पड़ोस में जाना पड़ा। काम ज़्यादा देर का नहीं था, अतः मम्मी मुझे अकेले छोड़कर चली गई। संयोग ऐसा था कि उनके जाते ही एक छोटी चूहिया मेरे सामने से गुज़र गई। वह तो न जाने कहाँ चली गई, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा। जब तक मम्मी आती तब तक रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। हाँ, ऐसा होता है। एक दिन मैं अपने बच्चे को छोड़कर इवनिंग वॉक के लिए गई तो आते वक्त देखा कि वो आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी रो के। तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है, अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा हो। अगर आप लोग मैच देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल तो सिर्फ यूट्यूब के ही वीडियो देखने में लगे रहते हैं। तो उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं, मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम अपर्णा है, मैं अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ, मैं स्वभाव से बहुत कोमल हूँ, किसी को दुखी नहीं देख सकती, यथासंभव ज़रूरतमंदों की सहायता करने में मैं विश्वास रखती हूँ। मेरे स्वभाव के कारण स्कूल में सभी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझ में तो बहुत बड़ी कमियां हैं। पहला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। दूसरा, सुबह उठने में मुझे आलस आता है। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। बुजुर्गों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नानी के पास जाऊँगा। वहाँ पूरी छुट्टी रहूँगा। नानी के घर के पास एक बहुत बड़ा नहर है, उसमें मैं रोज़ नहाऊँगा। आसपास के लड़के लड़कियों से दोस्ती करूँगा और शाम के समय उनके साथ तरह तरह के खेल खेलूँगा। टीवी बिल्कुल नहीं देखूँगा। कभी कभी नाना जी के साथ सब्जी खरीदने बाज़ार जाऊँगा और वहाँ से खाने की चीज़ें लाऊँगा। मेरी नानी को कहानियाँ बहुत याद है। रोज़ रात मैं उनके पास सोऊँगा और मज़ेदार कहानियाँ सुनूँगा। और इसके साथ ही इस चैप्टर का पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास यहीं तक थे। आप लोग को ये सैम्पल आंसर्स मैंने दिए हैं, आप अपने मन से भी सोचकर लिख सकते हैं। और आप लोग तब मेरे वीडियो कैसा लगा बताइएगा और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।